हेलो बच्चों। बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों को एपी के कंसेप्ट्स करा दिए थे, सारी आइडेंटिटीज़ करा दी थी। आज भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे वैसे आपने काफ़ी क्वेश्चन ये 10th में भी देखे होंगे, बट फिर भी रिवाइज करा देता हूँ एक बार। क्या कह रहा है? इन एन एपी इफ़ mth टर्म इज़ n एंड nth टर्म इज़ m वेयर m इज़ नॉट इक्वल टू n, कि कोई दो टर्म्स दे रखी हैं आपको, एक mth और एक nth, और m और n जो दो नंबर्स हैं वो इक्वल नहीं है। कह रहा है फाइंड द pth टर्म। अब देखो एपी में कुछ भी करना हो ना यार, कभी भी कुछ भी फाइंड करना हो, अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता लग जाए ना तो सारा काम हो सकता है। तो जो भी आपको डेटा गिवन है उससे आपने हमेशा क्या करना है, पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करनी है। अगर वो गिवन हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या गिवन है अपने को कि mth टर्म इज n, mth टर्म इज n, ठीक है। तो भाई mth टर्म दे रखी है आपको n, और एक चीज़ और दे रखी है कि nth टर्म इज m, ठीक है। अब mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा भाई? a प्लस कितने d, एक कम ना, यानी m माइनस 1d, सही है। और nth टर्म क्या होगी भाई? a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना। तो अब ये दो इक्वेशंस आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। क्या इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते एलिमिनेशन मेथड से? आता ही होगा ना। a प्लस m माइनस 1d इक्वल्स टू n, ये मैंने पहले वाली इक्वेशन लिख दी। सेकेंड वाली a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू m, इनको मैं सेकेंड वाली को फर्स्ट वाली में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये a और a तो कट जाएंगे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू n माइनस m, ठीक है भाई। d कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो ये m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, d कॉमन ले लिया। देखो ये माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस n हो गया, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें हैं। तो 1 से 1 कट गया, क्या रह गया? m माइनस एन इंटू डी इक्वल्स टू, ये जो n माइनस एम है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो m पॉजिटिव हो जाएगा, n नेगेटिव हो जाएगा। क्यों लिया? आपको दिख ही गया होगा, m माइनस एन है, ये भी m माइनस एन है, तो ये नीचे आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये नीचे नहीं आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर कट जाएंगे, कटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 रह जाएगा ये, और माइनस का साइन तो है ही। तो d की वैल्यू आ गई भाई अपने पास -1, d आ गया। अब हमने क्या निकालना है? a। अगर अपने से a निकल जाता है तो भैया फिर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाएगा। एपी के क्वेश्चन में अगर a और d दोनों पता हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। d पता है -1, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे अपनी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? ये a प्लस m माइनस 1d इक्वल्स टू n, ये थी। d की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो इस d की जगह हमने लिख दिया -1, सही है ना। ये था ना d -1, मल्टीप्लाई करते हैं तो a माइनस m प्लस 1, सही है। -1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं? a को यहीं रखते हैं, इन दोनों को वहाँ ले जाते हैं। m इधर आके पॉजिटिव हो गया, 1 इधर आके नेगेटिव हो गया। ये अपनी a की वैल्यू आ गई, अजीब सी आई है बट जो भी आ तो गई। a पता लग गया, d पता लग गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है? pth टर्म, pth टर्म निकाल लेते हैं। अब pth टर्म क्या होगी भाई? a प्लस p माइनस 1d, है ना, सही है ना। ए एन वाला आइडेंटिटी तो है, एन की जगह p लिखा हुआ है बस। तो a क्या है? ये रहा n प्लस m माइनस 1, सही है। ये p माइनस 1 एज इट इज। d कितना है? ये रहा -1, तो d की जगह लिख दिया -1। तो क्या आ गया? ये n प्लस m माइनस 1, ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, माइनस p प्लस 1, तो 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, -1 प्लस 1, सही है ना। तो n प्लस m माइनस p, ये अपनी pth टर्म निकल गई। हो गया क्वेश्चन, ठीक है भाई। समझ गए ना क्या करा है? एक mth टर्म दे रखी थी n, एक nth दे रखी थी m। आइडेंटिटीज हमको पता ही है ये। फिर हमने क्या किया? ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, वही एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे d आ गया, d को किसी भी एक में पुट किया, m आ गया। फिर अपना pth टर्म निकालने के लिए आइडेंटिटी लगा दी। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ईजी है ना। चलो अगला देखते हैं।
अगला क्या कह रहा है भाई, कह रहा है इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, एक एपी की n टर्म्स का सम दे रखा है, ये जो एक्सप्रेशन है ये n टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट कर रही है, वेयर p एंड q आर सम कॉन्स्टेंट्स, कुछ भी है p और q, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। चलो गिवन क्या है सबसे पहले अपने को, Sn, सम ऑफ n टर्म्स कितना है, ये n इंटू पी प्लस हाफ n इंटू n माइनस वन इंटू क्यू, ये Sn गिवन है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है भाई। कॉमन डिफरेंस के लिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म अगर पता हो तो हम इजीली कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पता हो तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। चलो अब ये Sn गिवन है, अगर मैं n की जगह 1 रख दूँ दोनों साइड, n की जगह मैंने क्या लिख दिया 1, ठीक है। देखो क्या होगा, यहाँ पे ये n 1 हो जाएगा, 1 इंटू पी क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, सही है। ये वाले n की जगह भी 1 लिख देंगे हम, इस वाले n की जगह 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा भाई 0, और ये q तो एज इट इज़ रहेगा, सही है। क्या किया, दोनों साइड n की जगह 1 लिख दिया, बस क्यों लिखा है अभी बताता हूँ। अब ये देखो ये क्या हो गया, 0 इंटू ये तीनों जो है मतलब ये चारों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी 0, सही है ना। तो S1 की वैल्यू क्या आ गई p। अब बच्चों ये समझते हो आपके S1 होता क्या है, S1 को समझो भाई, Sn क्या था, सम ऑफ n टर्म्स, तो S1 क्या होगा, सम ऑफ वन टर्म। सम ऑफ वन टर्म क्या होता है भाई, ये पहली टर्म ही तो हो गई। अबे जब टर्म ही एक है तो उसका सम भी तो वही होगा, तो सम ऑफ वन टर्म्स इज फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। तो ये हमें फर्स्ट टर्म मिल गई, S1 इज फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म अपनी निकल गई p। बढ़िया हो गया काम। चलो अब इस वाली में एक बार 2 पुट करते हैं n की जगह, क्या पुट करते हैं 2, तो n की जगह सारी जगह 2 लिखो, ये क्या हो जाएगा 2p, n की जगह 2 लिख दिया। चलो ये हाफ, इस n की जगह भी 2 लिख दिया, इस n की जगह भी 2 लिख दिया, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, इंटू ये वाला q तो एज इट इज़ आएगा ही, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, तो S2 कितना आ गया, ये 2p, ये 1 इंटू क्यू क्या होगा q, S2 निकल गया। S2 क्या होगा भाई, S2 इज सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है ना। तो सम ऑफ 2 टर्म्स को हम a1 प्लस a2 भी तो लिख सकते हैं। S2 का मतलब क्या है, पहली और दूसरी टर्म का सम, तो ये लिखो या ये लिखो बात तो एक ही है ना। अब a1 जो है फर्स्ट टर्म ये रही, a1 की वैल्यू क्या निकाली है हमने p, तो इस a1 की जगह क्या लिख देंगे हम p लिख देंगे, तो p प्लस a2 इक्वल्स टू 2p प्लस q, सही है। इससे क्या a2 पता लग जाएगा अपने को, नहीं पता लगेगा, लग जाएगा यार। देखो ये p उधर आके माइनस हो गया, तो a2 इक्वल्स टू क्या हो गया 2p प्लस q, ये वाला जो p है ये इधर आके माइनस हो गया, ठीक है ना। तो 2p माइनस p कितना हो गया p, 2p माइनस p इज p प्लस q। अब आपके पास a2 भी है और ये a1 भी है, तो क्या d नहीं निकलेगा, जब a2 और a1 दोनों है तो d नहीं निकलेगा क्या। d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1, यही होता है ना। तो a2 ये रहा कितना है p प्लस q, a1 कितना है p, तो p और p तो कट गए, क्या आ गया q, निकल गया कॉमन डिफरेंस, इजी, ठीक है भाई। तो ये निकल गया कॉमन डिफरेंस। तो ऐसे कभी भी आपको Sn अगर गिवन हो तो उससे आप S1 निकाल लोगे पहले हमेशा, उससे आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप S2 निकाल लोगे, उससे आपको a1 प्लस a2 मिल जाएगा, और क्योंकि a1 आपको पहले से पता होगा तो आपको a2 भी मिल जाएगा। फिर a2 में से a1 माइनस करोगे तो d पता लग जाएगा। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन कभी दिखेंगे Sn दे रखा है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप a और d निकाल सकते हो। वैसे तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस ही पूछा था, हमने निकाल दिया, पर आगे कुछ और भी पूछा हो, जब a और d निकल जाएंगे तो सब कुछ निकल ही जाएगा, ठीक है ना। चले आगे फिर, चलो अब ये क्या कह रहा है, देखो कह रहा है इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है। इस क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका और भी है, ये ऐसे भी लिख सकता है कि भाई इंसर्ट 6 AMs, 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 24, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है।
अगर ऐसे कभी लिखा है ना कि इंसर्ट करो 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 24, या लिखा है इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 24 टू मेक इट एन AP, दोनों मतलब एक ही हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इसका पूरा लास्ट क्लास में इसका फॉर्मूला वगैरह भी बनाना सिखाया था, बट उसके बिना ही कर सकते हैं आप क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती के फॉर्मूले याद करो। देखो जैसे 3 है और एक नंबर 24 है, ठीक है, इसके बीच में हमें 6 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, या यूँ कह लो 6 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। तो आप मान लो वो जो 6 नंबर्स हैं वो है A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है। हमने मान लिया ये वो 6 नंबर्स हैं जो हमने डालने हैं, ठीक है। तो बच्चों टोटल टर्म्स कितनी हो गई बता सकते हो? बहुत मुश्किल बात है क्या? कितनी होगी भाई टोटल टर्म्स, सोच लो। 6 तो आपने डाली हैं बीच में, 2 पहले से ही थी, 3 और 24, उसके बीच में 6 डाल दिए, तो टोटल 8 नहीं हो गई है? टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 8 टर्म्स हो गई, ठीक है ना। तो अगर ये एक AP है, मैं मान लूँ एक AP है ये, तो इसकी पहली टर्म क्या हो गई? 3, है ना। और ये जो 24 है ये कौन से नंबर पे आ रहा है? 8th पोजीशन पे आ रहा है ना। 6 ये और 2 ये, टोटल 8 है, तो 24 इज 8th पोजीशन पे, 24 इज 8th टर्म, क्या है? 8th टर्म। तो 8th टर्म इज 24। अब 8th टर्म क्या होता है भाई? A प्लस कितने D? 7D, सही है ना, n-1D होता है ना। और A की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 3, तो 3 + 7D इक्वल्स टू 24, सही है। तो 7D इक्वल्स टू कितना हो गया? 24 - 3 कितना हो गया? 21। तो D कितना आ गया? 21 को 7 से डिवाइड किया, 3 आ गया, D आ गया ना, D 3 निकल गया। तो अब जब आपको D पता चल गया, A आपको पहले से ही पता है, D भी पता लग गया, तो ये नंबर्स तो निकल ही जाएंगे, बस D ऐड करते जाओ। तरीके से लिखना हो तो भैया ये जो A1 लिखा है आपने, जो हमारा फर्स्ट वाला नंबर था, जो फर्स्ट वाला नंबर है एक्चुअल में तो वो सेकंड टर्म है ना। देखो नंबर और टर्म दोनों बातों में फ़र्क है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। नंबर हम उसे बोल रहे हैं जिन्हें हमने इंसर्ट किया है, पर जब हम बात करते हैं टर्म की तो हम फर्स्ट से गिनते हैं, है ना। तो जो हमारा फर्स्ट वाला नंबर है जिसे हमने इंसर्ट किया था वो सेकंड टर्म है, ठीक है ना बच्चों। तो सेकंड टर्म इज A + D, अपने को पता ही है। और A कितना है? 3, और D भी कितना है? 3, तो 6 आ गया। जैसे हमें सेकंड नंबर लिखना हो तो सेकंड नंबर कौन सी टर्म है? ये जो सेकंड नंबर है ये थर्ड टर्म है ना। एंड थर्ड टर्म इज A + 2D, सही है ना। तो 3 + 2 × 3 यानी कि 9, ऐसे सारे निकल जाएंगे। वैसे तो आप सीधा भी लिख सकते हो, छोटा सा क्वेश्चन अगर आए पेपर में 1-2 नंबर में, डायरेक्ट लिख दो, क्या दिक्कत है। आपको पता ही है ना डिफरेंस 3 है, तो 3 ऐड करते जाओ भाई। पहला नंबर तो 3 है ही, 3 है ना पहला नंबर, फिर D भी 3 है, तो 3 ऐड करते जाओ, तो अगला क्या हो जाएगा? 6, 9, 12, 15, 18, सही है ना। 21, 24 हो गया कि भैया 3 और 24 के बीच में हमने ये 6 नंबर्स डाल दिए और ये एक AP बन गई, ठीक है। तो ये 6 अर्थमेटिक मीन्स आ गए 3 और 24 के बीच में, ठीक है भाई, आ गया समझ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो दिस एंड दिस इज टू दिस, कि 2 अलग अलग APs हैं, उनकी n टर्म्स के सम की रेशियो दे रखी है ये। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, ठीक है। पहले जो दे रखा है जरा उससे बात करते हैं, वो क्या है। क्योंकि बच्चों 2 AP की बात हो रही है, तो मान लेता हूं 2 अलग अलग AP हैं, ठीक है। एक फर्स्ट AP है, ऐसा मैं मान लेता हूं कि उसका जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल A है, और जो उसका कॉमन डिफरेंस है वो कैपिटल D है, ठीक है। और जो सेकंड AP है, ऐसा मान लेता हूं कि उसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल a है और डिफरेंस स्मॉल d है, ठीक है, अलग अलग दिखाने के लिए, क्योंकि उसने बोला है ना 2 अलग अलग AP हैं। तो मैंने मान लिया फर्स्ट AP की जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल A है, कॉमन डिफरेंस कैपिटल D है, ये फर्स्ट AP को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड AP के फर्स्ट टर्म स्मॉल a, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, ये सेकंड AP को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसकी n टर्म्स के सम को मैं कैपिटल SN लिख लेता हूँ, इसको स्मॉल SN लिख लेता हूँ, ठीक है। तो n टर्म्स के सम की रेशियो दे रखी है हमें दोनों की। हमें क्या गिवन है?
दोनों के n टर्म्स की सम की रेशो, यानी Sn अपॉन Sn, पहले वाली AP के n टर्म्स का सम अपॉन दूसरे वाली AP के n टर्म्स का सम। कितना दे रखा है ये? 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। ठीक है भाई, ये गिवन है। अब भाई n टर्म्स के सम का फॉर्मूला तो पता ही होगा क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। सही है, इस वाली का Sn भी ऐसे निकलेगा, n/2 2a प्लस n-1d। सही है ना। ए और डी देखो दोनों के अलग अलग ही लिखूंगा, दोनों एपी अलग है, वही अभी एज्यूम करे थे। पहले वाली के लिए ए और डी कैपिटल लिखे हैं, दूसरे वाली के लिए स्मॉल। कई बार बच्चे सोचते हैं सर एन भी तो फिर कैपिटल स्मॉल लिखो। अबे नंबर ऑफ टर्म्स तो उसने सेम ही बोली है ना, एन टर्म्स, वो थोड़ी अलग लूंगा। एपी अलग अलग है, नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में उसने एन ही बोली है। ठीक है, और ये सम जो रेशो है सम की वो क्या दे रखी है, 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। चलो ये भाई गिवन है अपने को। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n/2 और n/2 तो कट गया है ना, क्या रह गया 2a प्लस n-1d अपॉन 2a प्लस n-1d इक्वल्स टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। ठीक है, तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान के यहीं पे छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको बताया कुछ भी निकालने के लिए ए और डी चाहिए, पर यार ये सिर्फ एक इक्वेशन से मैं इतनी सारी वैल्यूज़ कैसे निकाल लूँगा। कैपिटल ए है, कैपिटल डी है, स्मॉल ए है, स्मॉल डी है, एन भी है, 5 हैं ये, है ना। पांचों की वैल्यू एक इक्वेशन से कैसे निकलेगी, नहीं निकल सकती भाई, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये मेरे समझ के बाहर हो गई है। चलो अब जो निकालना है ज़रा उसे देखते हैं। क्या निकालना है, हमें निकालना है 12th टर्म की रेशो। पहली एपी की 12th टर्म अपॉन दूसरी एपी की 12th टर्म, इनकी रेशो निकालनी है। ठीक है, तो 12th टर्म क्या होती है भाई, ए प्लस कितने डी, 11d ना, n-1d, चाहे तो फॉर्मूला लगा कर लो। नीचे भी क्या आ जाएगा, a प्लस 11d। सही है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसके लिए मेरे को a और d चाहिए जो मेरे पास है नहीं। तो अब मैं क्या करूं ऐसे में, बेटा जब ऐसा होता है ना आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, जैसे ऊपर एक एक्सप्रेशन हमने वहीं छोड़ दी थी, वहाँ से हम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, ना ही हमें इनकी वैल्यूज़ पता है, तो हम एक काम करते हैं, इसकी शक्ल ना ऊपर वाले के जैसी बना लेते हैं, जिसको हम छोड़ के आए थे ना। ये क्या इसकी शक्ल इसके जैसी बन सकती है, देखो इसको देखो, ये जो है क्या आप इसकी शक्ल ऐसी बना सकते हो, बना सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे 2a है ना, ऊपर भी नीचे भी, इधर सिर्फ a है, तो एक काम करता हूँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ समझ आ गई ना, इसकी शक्ल मैं बिल्कुल ऐसी बनाऊंगा। आप देखो, तो 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 2a प्लस 22d, और नीचे 2a प्लस 22d, है ना, a और d तो अलग है बस। चलो अब क्या इसकी शक्ल ऐसी हो गई, नहीं अभी भी नहीं हुई, अभी थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। 22 को मैं लिख सकता हूँ 23 माइनस 1, इसमें कोई बुरा मानने की बात थोड़ी है, 22 ही तो आएगा। नीचे भी वही चीज़ कर दी। अब क्या इसकी शक्ल, ये जो शक्ल है बिल्कुल ऐसी हो गई क्या, नहीं हो गई भाई। ये जो शक्ल नंबर 1 थी हमारी और ये जो शक्ल नंबर 2 है, क्या ये दोनों एक जैसी हैं कि नहीं है, हाँ एक जैसी लग रही है, बिल्कुल लग रही है ना। ये यहाँ पे स्मॉल डी है भाई, ठीक है। अब ये दोनों शक्ल बिल्कुल एक जैसी हमें लग रही हैं, ठीक है ना। और ये वाली शक्ल की वैल्यू ये है, बट n था तो मुझे n लिखना है। तो अगर मैं इस शक्ल को और इस शक्ल को देखूँ, इनको कंपेयर करूँ, तो n कितना निकलेगा, दोनों को देखो, दोनों में क्या फ़र्क है। n की जगह क्या लिखा हुआ है 23, n की जगह क्या लिखा हुआ है 23। तो मतलब मुझे पता चल गया अगर मैं इन दोनों शक्ल को कंपेयर करूँ तो n कितना आएगा 23। तो इसमें 23 पुट कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। n की जगह क्या करो 23 पुट कर दो। समझ गया भाई क्या हुआ है, नहीं समझे भाई। इन दोनों शक्ल को देखा हमने, n की वैल्यू मिल गई 23। अब जब ये इसके इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा, ये भी तो इसी के इक्वल होगा, बस इसमें n था, इसमें मैं 23 डाल दूंगा, खत्म। अब इसको सॉल्व तो कर ही लोगे, तो ये हमारी 12th टर्म की रेशो निकल गई, हो गया क्वेश्चन। ना हमसे a निकला ना हमसे d निकला, पर जो उसने पूछा था वो तो निकल गया ना। तो हमें क्या करना है, बाकी चीज़ निकले चाहे नहीं निकले। उसने पूछी थी 12th टर्म की रेशो, हमने निकाल दी, ठीक है। चलते हैं भाई आगे।
आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, पहली टर्म क्या दे रखी है 2, तो जो डेटा दे रखा है उसे साथ साथ लिखते चलते हैं। फर्स्ट टर्म यानी कि ए जो है वो है 2, चलो और क्या दे रखा है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। इस बात का मतलब समझ गए आप क्या है, कि पहली 5 टर्म्स का सम अगली 5 टर्म के सम से 1/4 है, ठीक है। अब बच्चों ये अगली 5 टर्म्स का सम निकलता कैसे है, जरा भाई बात को ध्यान से सुनेंगे। मान लो आपके पास भैया ऐसे 10 नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब मान लो बच्चों हम यहाँ पे लिख रहे हैं S5, S5 निकलेगा क्या उसको छोड़ो, आप बताओ S5 का मतलब क्या होता है। S5 का मतलब होता है फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, पहली 5 का सम, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा S5। याद रखना जब भी हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं वो फर्स्ट टर्म से काउंट करना शुरू करते हैं, है ना। तो S5 इज सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। अच्छा अगर मैं S10 निकालूं तो क्या निकलेगा उससे, S10 से निकलेगा सम ऑफ ऑल द 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का सम, सारी की सारी जो ये 10 टर्म्स हैं इनका सम, सही है। S10 इज सम ऑफ 10 टर्म्स, S5 इज सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो ये नेक्स्ट 5 का सम कैसे निकलेगा, बहुत मुश्किल बात है क्या, कैसे निकलेगा, दिमाग नहीं लगा पाओगे इतना। S5 क्या था, फर्स्ट 5 का सम, फर्स्ट 5 का सम। S10 क्या था, फर्स्ट 10 का सम। तो अगर आपको नेक्स्ट 5 यानी कि 6 से 10 तक का सम चाहिए हो तो कैसे निकालोगे, ऐसे नहीं ऐड करना, इससे निकाल सकते हो क्या, कि नहीं निकाल सकते। भाई S10 माइनस S5 अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा, आप बता सकते हो। S10 माइनस S5 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, S10 क्या था, सारी 10 की 10 का सम, S5 क्या था, पहली 5 का सम। अगर 10 के सम में से पहली 5 का सम हटा दूंगा तो अगली 5 का सम ही तो बचेगा, नहीं। S10 क्या है, पहली 10 का सम, S5 है पहली 5 का सम। 10 के सम में से पहली 5 का सम माइनस कर दिया तो अगली 5 का सम ही तो बच जाएगा। तो यानी कि ये जो S10 माइनस S5 है ये अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में ये कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स विच इज S5 वो 1/4 है सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स के, और नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम क्या बताया क्या होता है, S10 माइनस S5। आगे बात समझ, पहली 5 टर्म्स का सम इज 1/4 ऑफ अगली 5 का सम, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 को मैं इधर ले आता हूं, ये हो गया 4 इंटू S5 इक्वल्स टू S10 माइनस S5। अब ये S5 को इधर ले आता हूं, ऐड कर देता हूं, तो 4 इंटू S5 प्लस S5 इज इक्वल्स टू S10। तो ये 5 इंटू S5 आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है क्या हुआ, देखो ये था ना, ये 4 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एज इट इज लिखा, ये भी S5 था ये भी S5 था। मैंने कहा दो जगह आइडेंटिटीज लगा के क्या करूंगा, ये वाले S5 को मैं यहाँ ले आया, 4S5 और 1S5, टोटल कितना हो गया 5S5 और ये S10। अब आपको दोनों की आइडेंटिटीज पता ही है। सम ऑफ 5 टर्म्स कैसे निकालते हैं, Sn का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। तो S5 क्या होगा, ये वाला 5 तो ये वाला लिखा हुआ है ना, S5 का भी लिखूंगा, क्या लिखूंगा Sn का n/2 यानी 5/2 2a प्लस कितना है n-1d, तो 5 है ना n, तो 5 - 1d करूंगा तो कितना आ जाएगा 4d, सही है। ऐसी S10 क्या होगा, इसी फॉर्मूले से इसमें 10 रख दूंगा n की जगह, तो 10/2 अंदर 2a और n-1 यानी 10-1 कितना हो गया 9d। समझ गया ना भाई, ये क्या करा है, ये S5 का फॉर्मूला लिखा, ये S10 का फॉर्मूला लिखा, ये जो 5 था ये तो यहाँ पे एज इट इज लिख ही दिया। तो देखो ये 2 से 2 कट गया, 5 से ये 10 भी कट जाएगा, 2 रह जाएगा यहाँ पे, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर, कितना आ जाएगा 10a प्लस 5 को इससे करा
20D इसको करा इससे तो कितना आ गया 4A प्लस इससे करा तो 18D। ए दे रखा है अपने को कितना है 2। ए कितना दे रखा है 2। ए को यहाँ रख दो 2 कितना हो गया ये 20। ये 20D इधर ए को 2 रखा तो 8 हो गया और ये 18D सही है। तो 20D ये वाला 18D इधर आके माइनस हो गया भाई, ये 20 उधर जाके माइनस हो गया, कितना हो गया ये 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा भाई 2D और 8 माइनस 20 कितना हो गया -12। तो इससे D कितना आ गया अपना -6, ये निकल गया D। तो D पता लग गया, A पता लग गया। अब क्या निकालना है, अब वो कह रहा है शो दैट द 20th टर्म इज दिस। अब अपने को निकालनी है 20th टर्म। 20th टर्म कैसे निकलती है भाई A प्लस 19D है ना। तो A कितना है 2, D कितना है -6, हो गया क्वेश्चन। 19 इंटू 6 114 आ गया -112, यही लाना था। ठीक है ना, इजी है। चले भाई अगले क्वेश्चन पे। भाई जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, वीडियो देखने के बाद इन क्वेश्चंस को लिख के खुद करना, साथ साथ नोट मत करना। पहले पूरी वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ लो, फिर क्या करना क्वेश्चंस नोट करना बस, और सॉल्व खुद करने की कोशिश करना इनको। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है इफ दिस, ये जो ड्रामा दे रखा है पूरा आपको, इज द एम अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। क्या गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो ड्रामा लिखा हुआ है, ये जो पूरा ड्रामा है, ये क्या चीज़ है, ये एम है, अर्थमेटिक मीन है ये। ठीक है, अर्थमेटिक मीन दे रखा है कितना, a रेज टू दी पावर n प्लस बी रेज टू दी पावर n अपॉन a रेज टू दी पावर n -1 प्लस b रेज टू दी पावर n -1। ठीक है, किसका अर्थमेटिक मीन दे रखा है ये अपने को, ये अपने को अर्थमेटिक मीन दे रखा है a और b का। तो दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन आपको पता ही है कैसे निकलता है। a और b का अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो a प्लस बी बाई 2 ही तो होता है, बताया था ना लास्ट वीडियो में, है ना, कि भैया am निकालना हो दो नंबर का तो ये फॉर्मूला होता है। कैसे निकलता है सब निकाल के दिखाया था आपको। ठीक है, तो नहीं भी अगर याद है तो बस ये याद रख लो भैया am का फॉर्मूला है ये। अब मेरे को इसको सॉल्व करके n निकालना है, निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनको, क्या आ गया a प्लस बी, ये a रेज टू दी पावर n -1, ऐसे नहीं लिखेंगे ऐसे लिख देंगे a प्लस बी a रेज टू दी पावर n -1 प्लस b रेज टू दी पावर n -1। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, इक्वल्स टू 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ट्वाइस ऑफ a रेज टू दी पावर n प्लस ट्वाइस ऑफ b रेज टू दी पावर n। ठीक है भाई, अब ये ब्रैकेट्स खोल लेता हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, a को इससे करूँगा तो a इंटू a रेज टू दी पावर n -1 प्लस फिर a को इससे करूँगा a इंटू बी की पावर n -1। ये तो बच्चों वाली बात है ना, कर ही लोगे। b को इससे करा तो b इंटू ए की पावर n -1, फिर b को इससे करा तो b इंटू बी की पावर n -1 इज इक्वल टू कितना है, ये रहा, इज इक्वल टू 2 इंटू ए की पावर n प्लस 2 इंटू बी की पावर n। ठीक है भाई, ये सब आ गया। अब क्या करें, अब भाई ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी a है ये भी a है। जब बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हो क्या उनकी पावर्स ऐड नहीं हो जाती, हो जाती है ना, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। इधर वाले a की पावर कितनी है 1 है, इधर वाले की n -1 है, दोनों की पावर ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, n -1 में 1 ऐड करेंगे तो बहुत बड़ी बात पूछ ली क्या, n -1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या n नहीं आ जाएगा, तो ये पावर्स ऐड हो गई n हो गई। ठीक है, इनका कुछ नहीं हो सकता भाई, बेसिस अलग अलग है, ऐसे ही लिख दो, इनका भी कुछ नहीं हो सकता, लिख दो ऐसे ही। ठीक है, इनका कुछ हो सकता है, इनका भी हो सकता है भाई, बेसिस सेम है, पावर ऐड करो n हो गया, इधर वाला एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब क्या करें, चलो देखते हैं। a की पावर n वाली एक तरफ कर लो, b की पावर n वाली एक तरफ कर लो टर्म्स। ठीक है, क्या करते हैं देखो, ये a की पावर n है, इसको एज इट इज यहीं लिख देता हूँ, इसमें भी a की कुछ पावर है, इस वाली टर्म को भी यहीं लिख लेता हूँ। ठीक है, ये भी जो ट्वाइस ऑफ a की पावर n है इसको यहाँ ले आता हूँ, और उस साइड एक तो ये है ट्वाइस ऑफ b की पावर n। ठीक है, और क्या है, ट्वाइस ऑफ b की पावर n तो है ही, एक ये ले जाता हूँ ये वाली टर्म,
ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन, एक ये वाली टर्म भी उधर ले जाता हूँ, ये भी नेगेटिव हो जाएगी, बी की पावर एन, ठीक है। अब ये जो है b इंटू ए की पावर एन माइनस वन एज इट इज़ है, ये दोनों टर्म सेम है ना, दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस क्या आ जाएगा, माइनस ए की पावर एन। नहीं समझ आया भाई, x माइनस टू एक्स ही तो है, x माइनस टू एक्स क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, सिंपल। इधर ट्वाइस ऑफ b की पावर n माइनस b की पावर n, ये 2b की पावर n है, ये एक b की पावर n है, माइनस करूंगा तो एक b की पावर n बच जाएगी ना, और ये एज इट इज, ठीक है। अब क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, इन दोनों में से एक की कितनी पावर कॉमन आ सकती है, कम कौन सी है दोनों में से, ये क्या, ये कम है, कॉमन ले लेता हूँ, ए की पावर n माइनस वन कॉमन ले ली, अंदर क्या रह गया b, इधर क्या रह जाएगा, a नहीं रह जाएगा। समझ आया क्यों रह गया ये, अबे n माइनस वन कॉमन ली थी तो a की तो बचेगी यहाँ पे पावर यार, अगर a की पावर ये एक है, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो n माइनस वन और वन ऐड होके तभी तो n आएगी। या यूँ समझ लो ना यार, ये पावर मान लो 10 है तो ये 9 है, ये 10 है पावर तो ये 9 है, आपने 9 पावर कॉमन ले ली तो एक ही तो बचेगी भाई, ये वाली इससे एक ही तो कम है पावर, तो जब ये पूरी कॉमन लूँगा तो यहाँ एक पावर ही तो बचेगी। ऐसे ही इधर b की पावर n माइनस वन कॉमन आ गया तो इधर b रह गया और इधर a रह गया, सही है, ये कई कट, सही है भाई। a की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू b की पावर n माइनस वन, इसको ले आया नीचे, ठीक है, और ये पावर वन है। अब इसको क्या मैं इसकी होल पावर n माइनस वन लिख सकता हूँ, a अपॉन बी की होल पावर n माइनस वन, सही है। इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, दोनों की पावर सेम थी, होल पावर n माइनस वन। वन को तो आप किसी की भी पावर जीरो लिख लो, क्या दिक्कत है, तो इसको मैंने a बाई बी की पावर जीरो लिख दिया, इस वाले वन को a बाई बी की पावर जीरो। तो अब पावर्स अगर मैं कंपेयर करूँ बेसिस क्योंकि सेम है, तो n माइनस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो, तो इससे क्या पता लग गया, n आ गया वन, सही है, ठीक है भाई। एक वैसे इसका एक और मेथड भी है पर कई बार टीचर्स मना कर देते हैं, पता नहीं क्यों, है तो वैसे वो भी सही, दिखाऊं, देखो जैसे यहाँ तक हमने देखा था कि जो a प्लस बी बाई टू है ये किसके इक्वल है, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन, सही है। इसकी जो शक्ल है ना बिल्कुल ऐसी बनाओ, देखो कैसे बनेगी। टू को लिख सकता हूँ वन प्लस वन, लिख सकता हूँ, चलो ये a की पावर वन है, ये b की पावर वन है ना, नीचे वन है, नीचे वाले वन को a की पावर जीरो, इस वाले वन को b की पावर जीरो नहीं लिख सकता, किसी भी चीज़ की पावर जीरो वन ही होता है, सही है ना, ठीक है भाई। अब देखो क्या ये शक्ल एक जैसी हो गई, देखो ऊपर भी ए बी है नीचे भी ए बी है, दोनों जगह कुछ कुछ पावर्स हैं, चाहो तो बिल्कुल सेम शक्ल बनानी है वैसे तो ऊपर से भी हो जाता, इस ज़ीरो को लिख सकता हूँ वन माइनस वन, इस ज़ीरो को भी लिख सकता हूँ वन माइनस वन, अब तो बिल्कुल ही सेम हो गई शक्ल, अब तो आप कह ही नहीं सकते कि कुछ भी फ़र्क है ना, बिल्कुल सेम शक्ल है। और अगर आप कंपेयर करो दोनों साइड को तो आप कहीं से भी देख लो आपके एन की वैल्यू वन आ रही है, देखो इधर से भी एन वन है, इधर से भी एन वन है, इधर से भी वन है, इधर से भी, कहीं से भी देख लो, ऐसे भी कर सकते हो। पर टीचर कहते हैं ऐसे नहीं करना, कंपेयर क्यों करा है, जबकि एक्चुअल में हमने तो यहाँ भी कंपेयर ही करा है। तो भाई जो तुम्हारे टीचर को पसंद हो, 11th में आपके भगवान आपके स्कूल के टीचर ही हैं, जैसा वो कहे वैसा कर लेना, मैंने दोनों बता दिए, ठीक है भाई। आगे चलें, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ दिस दिस दिस, ये तीन नंबर जो है आर इन एपी, ये तीनों एपी में है, तो प्रूव करो ए बी सी भी एपी में होंगे। अब ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा अलग ही तरीके से करूँगा, ध्यान से समझना, इसमें आपका थोड़ा दिमाग भी खुल जाएगा। अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन है भाई कि तीन नंबर्स हैं, ए इंटू वन बाय बी प्लस वन बाय सी, बी इंटू वन बाय सी प्लस वन बाय ए, और सी इंटू वन बाय ए प्लस वन बाय बी, ये तीनों ए पी में है, आर एन ए पी, ऐसा हमें दे रखा है, ठीक है। अब आपका थोड़ा दिमाग खोलने की बारी आ गई है। पहले तो ये तीनों ए पी में है, ज़रा मैं इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। क्या किया, बी सी एलसीएम ले लिया भाई, ऊपर क्या आ गया सी प्लस बी, नीचे बी सी,
इधर भी एलसीएम ले लिया, ए प्लस सी ए सी, इधर भी एलसीएम ले लिया, ये गलत लिख दिया गया, 1/b था, 1/b, तो इधर भी ये एलसीएम ले लिया, क्या आ गया ये a प्लस बी ऊपर आ जाएगा, नीचे ए बी, ठीक है ना, और बाहर ये c तो है ही। समझ गया ना, कुछ भी नहीं करा, ये 3 नंबर एपी में दे रखे थे, बस मैंने इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा है, अंदर एलसीएम लिया है, इस a को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर अब मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ए सी प्लस ए बी अपॉन बी सी, ये हो गया ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी, और ये हो गया ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी। ये 3 नंबर्स हैं जो हमें दे रखे हैं एपी में, दीज 3 नंबर्स आर इन एपी, बस हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा है उसको, ठीक है। अब इसका कहना है कि ये तीनों नंबर एपी में है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि भाई अगर 3 नंबर एपी में है और उन तीनों में 1 ऐड कर दूं, क्या वो तब भी एपी में रहेंगे? अगर 3 नंबर एपी में है, जैसा कि अगर आप देखो कि भैया 2, 4 और 6 ये एक एपी है, क्योंकि इनमें 2-2 का डिफरेंस है। अगर मैं इन तीनों नंबर्स में 1 ऐड कर दूं, इसमें 1 ऐड करूंगा तो 3 आएगा, इसमें 1 ऐड करूंगा तो 5, और इसमें 1 ऐड करूंगा तो 7। तो अगर ये तीनों एपी में थे तो ये तीनों भी एपी में होंगे। बात पता लग गई कि भैया 3 नंबर अगर एपी में है और उन तीनों में आपने कोई सेम ही नंबर ऐड करा है, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी एक एपी होगी। अब ये तीनों एपी में है, अगर मैं इन तीनों में 1 ऐड कर दूं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी एक एपी होगी। वही करने जा रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं मैं? इन तीनों में 1 ऐड कर रहा हूं, ठीक है। ए सी प्लस ए बी अपॉन ए सी प्लस 1, बी सी है नीचे इसमें, ठीक है ना, और ये ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी प्लस 1, इधर ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी प्लस 1 आर इन ए पी, ठीक है। ऐसे ही लिखना है ये कि दीज आर इन ए पी, इट इम्प्लाइज दीज आर ऑल्सो इन ए पी, कि भैया अगर ये तीनों ए पी बना रहे हैं और इन तीनों में मैं 1 ऐड कर दूंगा तो जो आया वो भी एक ए पी ही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फिर से, बी सी एलसीएम क्या आ जाएगा, ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी अपॉन बी सी, इधर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए सी, और इधर ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी अपॉन ए बी, ठीक है। ये एलसीएम ले लिया बी सी, इधर ए सी और इधर ए बी, ये आ गया। तो मेरे को पता है कि ये 3 नंबर ए पी में है ना, ये तीनों ए पी में है, मुझे पता लग गया यहाँ से। अब देखो एक और बात कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भैया 2, 4 और 6 जो हैं ये तीनों ए पी में हैं, हमें दिख रहा है क्योंकि इनमें 2-2 का डिफरेंस है। अगर मैं इन तीनों को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, तब भी वो ए पी है, सही है। तो हमें पता चला अगर कोई 3 नंबर ए पी में है, उन तीनों को मैं किसी सेम नंबर से डिवाइड करूं तो जो आएंगे नंबर वो भी एपी में होंगे। ये तीनों एपी में थे, तीनों को 2 से डिवाइड किया, तीनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जो आया वो भी एपी में है, वही चीज़ अब यहाँ करने वाला हूँ। क्योंकि ये तीनों एपी में है तो इन तीनों को अगर मैं किसी सेम नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो भी जो रिजल्ट आएगा वो एपी में होगा। अब मैं किस नंबर से डिवाइड करूंगा ये देखो, ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी अपॉन बी सी, मैंने इसको डिवाइड कर दिया ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी से, ठीक है। इस वाले को भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसको भी डिवाइड कर दिया किससे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से, ठीक है। और तीसरे वाला जो है उसको भी ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी अपॉन ए बी, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, तो जो आए हैं वो भी ए पी में होंगे। बात समझ गए? क्या कहने का मतलब है कि भैया अगर ये 3 नंबर ए पी में थे और इन तीनों को मैंने किससे डिवाइड किया है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से, तो जो नंबर आएंगे डिवाइड करने के बाद वो भी ए पी में होंगे। तो ये कट गया भैया, समझ ही गए होगे क्यों करा इससे डिवाइड, ताकि ये कट जाए पूरा का पूरा, सेम था ना, कट गया। क्या बच गया? बच गया 1/BC, 1/AC और 1/AB, और ये AP में है ऐसा मुझे पता लग रहा है, ठीक है ना, ये AP में है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, यहीं से पता लग रही है कि भैया अगर 1 2 3 AP में है और इन तीनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, आ गया 2 4 6, वो भी AP में है। अगर कोई 3 नंबर AP में है, उन तीनों को किसी सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी जो रिजल्ट आएगा वो AP में होगा, ठीक है।
तो अब ये तीनों एपी में हैं, अगर इन तीनों को मैं किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो जो रिजल्ट आएगा वो एपी में होगा। तो इन तीनों को मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे? ए बी सी से। क्यों करा है? तो शायद पता लग ही जाना चाहिए, नहीं पता लग रहा तो अभी पता लग जाएगा। तीनों को ए बी सी से मल्टीप्लाई करा तो हमें पता है भैया तब भी ये ए पी रहेगी, सही है ना। तो देखो ए बी से ए बी कट गया, ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, क्या बच गया? ए बच गया, इधर बी इधर सी, आर इन ए पी। यही तो लाना था, हो गया। सही है कि नहीं? हो गया ना, ए बी सी आर इन ए पी, यही प्रूफ करना था। तो ये थोड़े झोल झपाटे आपको आने चाहिए भाई, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे पता लग जाएगा। ये तो पता लग गया ना कि कोई 3 नंबर अगर एपी में है तो तीनों में कुछ भी ऐड कर लो, कुछ भी माइनस कर लो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी डिवाइड। अगर आप सेम नंबर करोगे तो भैया जो रिजल्ट आएगा वो भी एपी में होगा। इसी फंडे को पूरा इस क्वेश्चन में मैंने यूज़ करा है, ठीक है। क्यों करा है वो एक बार ढंग से सारे स्टेप देखोगे तो पता लग जाएगा कौन सी चीज़ क्यों ऐड करी है, ठीक है। चलते भाई अगले क्वेश्चन पे। अब ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर अपनी क्लास खत्म, ठीक है। क्या कह रहा है ये? कह रहा है अ फार्मर बायज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। एक फार्मर है, किसान है, उसने एक यूज्ड सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदा 12,000 रुपये का, ठीक है। 12,000 रुपये का खरीद रहा है वो एक ट्रैक्टर। ही पेज ₹6,000 कैश, 6,000 रुपये तो उसने डाउन पेमेंट कर दी एक बंदे को जिससे वो खरीद रहा है। एंड अग्रीज टू पे द बैलेंस, जो उसका बचा हुआ अमाउंट है वो उसने एनुअल इंस्टॉलमेंट्स करा ली, सालाना किस्तें बंधवा ली। हर साल वो इंस्टॉलमेंट देगा 500 रुपये की। बेचारा गरीब आदमी है, 12,000 रुपये का खरीद नहीं पाया एक बारी में, तो उसने किस्तें बंधवा ली 500 रुपये की। हर साल देगा वो, हर साल 500 रुपये और देगा, प्लस उसमें 12। अब देखो किस्तें बंधवाई है, जिस बंदे से वो इंस्टॉलमेंट करा रहा है वो उसको फ्री में तो भैया देगा नहीं कि तू इंस्टॉलमेंट में ले ले। बंदे अपना कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी लगाते हैं, है कि नहीं। वो कह रहा है भाई मेरे मनी की वैल्यू कम हो रही है इतने सालों में, तो मैं तुझसे कुछ तो लूँगा। उसने कहा भाई आप 500 रुपये तो दोगे ही हर साल, प्लस आप 12% इंटरेस्ट भी दोगे अपने अनपेड अमाउंट पे। जो आपका अमाउंट मेरे पास बच रहा है जो आपने मुझे देना है, आप उस पर 12% इंटरेस्ट भी दोगे, ठीक है। अब वो पूछ रहा है उस बंदे को ट्रैक्टर कितने रुपए का पड़ेगा ये बताना है। था तो 12,000 का, पर उसको 12,000 का नहीं पड़ेगा, उसको ज़्यादा का पड़ेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में जब आप चीज़ लेते हो इंटरेस्ट के साथ वो ज़्यादा की पड़ती है। वही हमें देखना है कैसे पड़ती है, कितने की पड़ी इसको, ठीक है। तो देखो भाई 12,000 का ट्रैक्टर था, गरीब आदमी ने 6,000 रुपये तो पहले ही दे दिए, ठीक है। जो बेचारे के पास थे उसने सारे दे दिए, बचे कितने? 6,000, ठीक है जी। 6,000, 12,000 का ट्रैक्टर, 6,000 हो गई डाउन पेमेंट, हाथों हाथ दे दिए उसने उसी टाइम, ठीक है। 6,000 उसके पैसे बच गए, ये अपना अनपेड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट, ये तो उसने वहीं दे दिए। अब 1 साल बाद वो आया पहली किस्त देने। किस्त उसको कितने की देनी है? 500 रुपये की। तो आप बता सकते हो कि 6,000 रुपये हैं और 500 की किस्त है, तो कितनी किस्तें होंगी, कितनी इंस्टॉलमेंट होंगी? ये कोई बहुत बड़ी बात है भाई। 6,000 का अमाउंट है और 500 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी आएंगी? 12, सही है ना। 12 इंस्टॉलमेंट बनेगी तभी तो 6,000 पूरे होंगे, सही है। तो उस बंदे ने 12 इंस्टॉलमेंट देनी है। जब वो गरीब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने आएगा तो वो 500 रुपये तो देगा ही देगा, प्लस अनपेड अमाउंट पे 12% इंटरेस्ट भी देगा। पहले साल उसका अनपेड अमाउंट कितना था? 6,000। पूरे साल जब उसके पास ट्रैक्टर रहा तो साल के शुरू में जो उसका अनपेड अमाउंट था वो कितना था? 6,000। तो पूरे साल 6,000 का उसके पास कर्जा था, उसके पास 6,000 का लोन था, तो उस लोन पे उसको 12% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो कितना आ गया ये आ गया आपका 12 × 6 720, 1220 आ गया, ठीक है जी। तो यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो बंदा देगा वो इतने रुपए की देगा, 500 रुपये तो देने थे प्लस अनपेड पे इंटरेस्ट। अब बताओ सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की देगा? सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी 500 तो देने ही है, 500 तो फिक्स्ड है, हर इंस्टॉलमेंट में देने ही है, प्लस अनपेड अमाउंट पे 12% इंटरेस्ट। अब बताओ अनपेड अमाउंट कितना है? पहले उसने 6,000 रुपये का लोन था उस पर, है ना। कितने का था शुरू में? 6,000 का। वो इतने रुपए दे चुका है, तो अब कितना अनपेड अमाउंट है? क्या ये माइनस हो जाएगा इसमें से? नहीं। यही तो सिस्टम खराब है इंटरेस्ट का भाई। जब बंदे ने 1,220 रुपये दे दिए तब भी उसका 1,220 कर्जा नहीं उतरा, उसका लोन जो कम हुआ है वो सिर्फ 500 रुपये हुआ है।
तो 6,000 में से क्या माइनस होगा? सिर्फ 500। बाकी तो इंटरेस्ट था, वो तो बस जा रहा है, वो तो उसका प्रॉफिट है भाई, ठीक है। तो 6,000 उसने पहले देने थे, 500 ही सिर्फ उसका लोन उतरा, अभी भी उसका 5500 लोन बाकी है, 5500 बाकी है। ये जो इंटरेस्ट जा रहा है ये तो बस जा रहा है ऐसे ही, ठीक है। लूट रहे हो, बेचारे गरीब को लूट रहा है वो, ठीक है। तो इस पे 12% इंटरेस्ट लगाओ भाई, कितना हो गया? तो 500 प्लस ये कितना हो गया? 660, 1160। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट बेचारे को 1160 की देनी पड़ेगी। उसको लग रहा था उसे 500 देने हैं हर में, प्लस 12% इंटरेस्ट। अब जाके पता लग रहा है भैया इतने इतने देने पड़ रहे हैं। अब अगर वो थर्ड इंस्टॉलमेंट देगा, अगर क्या देगा ही, तो कितने पैसे देगा? वही 500 तो देना ही है हर इंस्टॉलमेंट के, प्लस इस बार ही बताओ अनपेड अमाउंट कितना है? कितना है अनपेड अमाउंट? भाई पहले अनपेड अमाउंट था 6,000, पहले इंस्टॉलमेंट में सिर्फ 500 उसने दिए। ये तो फ्री है ना, ये तो फालतू के दे रहा है वो। 500 उतर गए उसके, 500 उसका जो कर्जा था, उसका जो लोन था वो उतर गया, बचे 5500, 5500। फिर 500 दे दिए उसने ये वाले, तो अब 5500 में से 500 और चले गए, तो कितने रह गए? 5000। मतलब जो उसका अनपेड अमाउंट है वो सिर्फ 500 ही कम हो रहा है, चाहे वो कितने भी दे। तो अब इस पे 12% इंटरेस्ट, तो ये आ गया अपना 600, 1100 आ गया, ठीक है। तो हमें पता चला वो इस हिसाब से दे रहा है भाई, इस हिसाब से उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है। पहली जा रही है 1220, दूसरी जा रही है 1160, तीसरी 1100, ऐसे करके उसकी जाएंगी इंस्टॉलमेंट्स 12। अब क्या आपको ये एक एपी दिख रही है? नहीं दिख रही क्या? इसमें 60 का डिफरेंस है, इसमें भी 60 का डिफरेंस है। तो हमें पता चल गया अब ये एपी में चल रही है। अब मेरे को सारी निकालने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम एपी से हो जाएगा। पहली टर्म कितनी है? 1220। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? -60, 60 कम हो रहा है। मेरे को पता लगाना है उसने टोटल कितने पैसे दिए इन 12 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स। तो सम ऑफ 12 टर्म्स कैसे निकलेगा? SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 है ना, 2a प्लस n-1d, ठीक है ना भाई। ये अपने आइडेंटिटी लग गई, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। क्या करा? SN निकाल रहा था, n/2 2a प्लस n-1d निकाल लेते हैं। तो S12, तो 12/2 हो गया 6। a कितना है अपना? 1220, यहाँ पे रख दूंगा। 1220 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2440 प्लस 12 - 1 हो गया 11, और d कितना है? -60। कैलकुलेट करते हैं इसको, कितना आ रहा है? 6, 2440, 11 × 60 कितना हो गया? 660। माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 1780। कितना आ गया ये? 1780। देख लेना भाई, कैलकुलेशन एक बार ही चेक कर लेना। फिर 6 × 0, 6 × 8 48, 6 × 7 कितना होता है भाई? 42, 42 और 4 हो गया 46, सही है। 610680, ये आ गया भैया 12 टर्म्स का सम। यानी कि जो उसने 12 इंस्टॉलमेंट्स दी हैं उनका सम आ गया। इंस्टॉलमेंट में उसने इतने पैसे दिए हैं। अब इतने का पड़ा ट्रैक्टर? नहीं भाई, ये तो इंस्टॉलमेंट में जो पैसे दिए हैं 12 इंस्टॉलमेंट में, उनका सम है। गरीब ने पहले भी तो 6,000 दिए थे, पहले भी तो 6,000 दिए थे। तो भाई इंस्टॉलमेंट में इतने पैसे दिए, प्लस 6,000 वो पहले ही दे चुका था, तो पैसे कितने दिए उसने टोटल? 16,680, सही है। तो बेचारे का ट्रैक्टर था 12,000 का, पड़ा उसको 16,680 का, है ना। 12,000 का था, 16,680 का पड़ गया, महंगा पड़ गया ना। तो इससे क्या पता चलता है? इंस्टॉलमेंट में नहीं लेनी चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, कई लोग अफोर्ड कर सकते हैं तब भी इंस्टॉलमेंट कराते हैं, तो इंस्टॉलमेंट में चीज़ महंगी पड़ती है, समझ गए। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो इंस्टॉलमेंट में नहीं लेनी है। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो फ़ी भी 1 टाइम में पे करनी है, समझ रहे हो ना, ठीक है। इंस्टॉलमेंट नहीं करानी, महंगी पड़ सकती है। तो भाई आज का होमवर्क क्या है तुम्हारा? आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 के सारे क्वेश्चन करने हैं, ऑल क्वेश्चंस विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और भी है, मैं बताया तो एक बारी। मिसलेनियस के भी कर सकते हो, मैंने लिख रखे हैं, दिखा देता हूँ। कहीं शायद मैंने लिखे तो थे, मुझे याद आ रहा है। हाँ ये रे, यहीं से देख लो। चलो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये सब आपके काम की बात नहीं है भाई।
आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 9.2 विद एग्जाम्पल्स प्लस मिसलेनियस के ये क्वेश्चन कर सकते हो आप 1 2 3 4 5 6। अगर ये पढ़ा नहीं जा रहा, लाइट लिखा है तो मैं बोल ही रहा हूँ। AP 9.2 तो करनी ही है पूरी विद एग्जाम्पल्स। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक तो सारे कर सकते हो, 1 to 6। फिर 12 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, 16 कर सकते हो, 27, 28, 32, ये सभी AP के हैं। बाकी मिसलेनियस में आपको पता है मिक्स्ड होते हैं, GP के भी होते हैं, तो वो नहीं करने हैं आपने, ये वाले करने हैं जो बताए हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे GP। अब भाई इसका होमवर्क करो, फिर GP पढ़ेंगे। चलो बाय, थैंक यू।